Hello students, today I will discuss on a topic capacitor, capacitance and capacitance of a spherical body and capacitance of a parallel plate। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि एक कैपेसिटर होता क्या है और इसमें कैसे चार्ज स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर हम कहते हैं कि कोई कंडक्टर जिनमें चार्ज को स्टोर किया जाता है, कंडक्टर में चार्ज स्टोर किया जाता है तो वह कंडक्टर कैपेसिटर बन जाता है। और उसमें चार्ज कैसे स्टोर होते हैं इसके प्रोसेस को आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में देयर आर टू प्लेट्स, एक रेड कलर का प्लेट है और एक ब्लू कलर का प्लेट है। इन्हें क्या किया गया है तो आप देख पा रहे हैं बैटरी के साथ इन्हें कनेक्ट कर दिया गया है और इनके बीच में क्या है तो स्पेस है। ये दोनों आपस में डिसकनेक्ट हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इस एक्टिविटी से क्या होगा, तो जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव चार्ज इस एंड में आकर के इस रेड वाले में स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और इस नेगेटिव एंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और नेगेटिव चार्ज इस एंड में आकर के स्टोर होते हैं। अब क्या होता है, उसके बाद ये जो वायर है इन्हें डिस्कनेक्ट कर दीजिए या फिर इस बैटरी को आप यहाँ से हटा दीजिए। इस बैटरी को यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, इनमें जो चार्ज है वो अपनी जगह पर मेंटेन रहेगा। और हम लोग उसके बाद बात करेंगे कि जैसे ही बैटरी को हटा दिया तो आप जिस तरह का डायग्राम यहाँ देख पा रहे हैं यह पोजीशन होगा। और फिलहाल अभी आप इसको इमेजिन करिए कि ये नहीं है और क्या होगा ये हम लोग बाद में डाल रहे हैं। बैटरी को हटा दिया गया, इसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था एक तरफ नेगेटिव चार्ज था और उसके बाद जैसे ही एक एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पर कनेक्ट किया गया, अगर आप यहाँ पर बीच में कोई डिवाइस रखेंगे तो क्या होगा, इस वायर से होकर के करंट का फ्लो होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी चार्ज अपोजिट चार्ज स्टोर्ड थे और ये चार्ज इस वायर से होकर के फ्लो करेगा। और ये फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि इसमें चार्ज स्टोर हो चुका था। नेक्स्ट है जो आप देख पा रहे हो, वी चार्ज अ कैपेसिटर बाय कनेक्टिंग इनटू अ बैटरी। ये हम लोगों ने देख भी लिया। When we disconnect the battery, charge remains on the conductor। जैसे आप डिसकनेक्ट करेंगे वह बैटरी पर ही रहेगा और उसके कंडक्टर पर रहेगा। इस पर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। इफ़ वी कनेक्ट द कंडक्टर्स चार्ज विल देन फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर। जैसा हमने यहाँ देखा कि अब हमने क्या किया है कि एक कंडक्टर लगा दिया बीच में, इन दोनों कंडक्टर को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया वायर से। तो हम देख पा रहे हैं कि करंट एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं कैपेसिटर्स में, जिसमें हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी कनेक्ट करके इनके प्लेट्स में चार्ज का एक्यूमुलेशन करते हैं और फिर बैटरी को अगर हटा देंगे तो वो चार्ज अपनी जगह पर एक्यूमुलेट रहते हैं। फिर उन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है किसी वायर से तो वे चार्ज फ्लो करने शुरू करते हैं। लास्ट लाइन हम लोग देख लेंगे, इफ़ वी कनेक्ट द कंडक्टर चार्ज विल देन फ्लो फ्रॉम वन टू द अदर। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है, आप देखिए इस ग्राफ को ज़रूर समझेंगे और ये ग्राफ आपको हेल्पफुल होगा, आप इसे याद भी रखेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। देखिए होता क्या है, जैसे आपने बैटरी कनेक्ट किया है दोनों कंडक्टर के अक्रॉस में, क्या होता है कि उनके अक्रॉस में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने शुरू होते हैं। हम ऐसे कहेंगे कि वो जो कंडक्टर है जिसको हमने कैपेसिटर बनाया है उसमें चार्ज का स्टोरेज बढ़ रहा है। कब तक, जब तक हम बैटरी का कनेक्शन वहाँ लगा रखे हैं। और जितना ज़्यादा चार्ज बनेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल भी होगा। ये आपको सीधे से समझना है कि बैटरी को हम कंटिन्यूसली कनेक्ट रखेंगे तो कंटिन्यूसली चार्ज बढ़ेगा और चार्ज बढ़ेगा तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा और हमारा जो रिलेशन होगा Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। जैसा हम देख पा रहे हैं Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V और हमने डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यहाँ दिखलाया है। और आपको क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को जब आप हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट आएगा एंड दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। और इस कैपेसिटेंस के बारे में हम और अच्छे से डिस्कस में करेंगे। फिलहाल आप समझिए कैपेसिटेंस क्या होता है। आप इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा इस चैप्टर में, आप पूरी तरह से याद रखिए और भी फॉर्मूले मिलेंगे। सो वी कैन राइट C इक्वल टू Q बाई V। और इसके बारे में कहा गया, इफ़ कैपेसिटेंस इज़ लार्ज द कैपेसिटर होल्ड्स अ लार्ज चार्ज टू अ स्मॉल वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटर होल्ड्स अ लार्ज
चार्ज एट अ स्मॉल वोल्टेज, कम वोल्टेज में भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है अगर यह बड़े साइज़ का है, लार्ज साइज़ का है तब। चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे, ऐसे आपको मालूम भी चल जाएगा कि कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर का यूनिट, जिसे हम लोग कहते हैं फैराड। आइए हम लोग बात करते हैं उस पर। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज व्हाट, दिस इज फैराड। ये आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे। एंड सिंबल फॉर फैराड इज कैपिटल एफ, ये आपको याद रखना है। एंड नेम इन द ऑनर ऑफ माइकल फैराडे, ये तो आपको ज़रूर से मालूम होगा माइकल फैराडे ने क्या किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आप नीचे क्लासेस से भी पढ़ते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था, और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे। उन्होंने अपने नाम पर ही कैपेसिटेंस का यूनिट रखा फैराड, और हम कह सकते हैं ये फैराड किसके इक्विवेलेंट होगा। तो आप सीधे देखिए, आपने अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा और यह क्या था, C इक्वल टू क्यू बाई वी था। और अगर चार्ज का फ्लो, जो चार्ज स्टोर्ड है, अगर वह 1 कूलम का हो और उसके अक्रॉस का अगर वोल्टेज 1 वोल्ट का होगा तो हम कहेंगे यह 1 फैराड हुआ। अगर हम फैराड की बात करें तो फैराड क्या होता है, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग फैराड लिखते हैं। तो आप इस तरह से रिलेट करके याद रखिए, और इस तरह से आप 1 फैराड को डिफाइन भी कर सकते हैं। इफ़ द एडिशन ऑफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम टू इट इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट देन इट इज़ कॉल्ड 1 फैराड। ठीक है, याद करना आसान होगा। ओके, नाउ यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है, 1 फैराड इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1 फैराड is a very large unit of capacitance. For practical purpose we use the following sub multiples. इस देखिए ये बहुत बड़ा होता है, इसीलिए अक्सर आप कभी भी प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको हमेशा मिली फैराड, माइक्रो फैराड और ये पिको फैराड ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि काफ़ी स्मॉल होते हैं। आप देख पा रहे हैं मल्टीपल ऑफ 10⁻³ 10⁻⁶ फैराड, 10⁻⁻12 फैराड है। इस फॉर्म में हम लोग इसे यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे 1 फैराड तो ये काफ़ी बड़ा होगा। हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे जब हम लोग कैपेसिटर ड्यू टू अ स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑन अ स्फेरिकल बॉडी जब स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 1 फैराड क्यों और कितना बड़ा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ अ कैपेसिटेंस। अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो आसान है, इसका फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, और यह फॉर्मूला है 1F इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। 1 फैराड दैट इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, जो कि हमारा फॉर्मूला है। हमने चार्ज की जगह कूलम लिखा है और पोटेंशियल की जगह वोल्ट लिखा है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके डायमेंशनल फार्मूला को लिखना चाहते हैं। तो जो हमारा रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करेंगे। हम जानते हैं कि चार्ज को हम लोग डायरेक्टली इसके डायमेंशनल फार्मूला में नहीं लिख सकते। उसको हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को हम लोग लिखेंगे एम्पियर सेकेंड, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है Q इक्वल टू IT होता है, आई का यूनिट एम्पियर और टाइम का सेकेंड। तो हम लोग लिखेंगे, हमने यहाँ लिखा एम्पियर सेकेंड। हमारा प्रयास होता है कि हम उसे उसके फंडामेंटल यूनिट में ले आएँ, ताकि उसका फंडामेंटल जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशनल फार्मूला होता है वो हम लोग बाद में बैठा पाएंगे। और हमने यहाँ पर क्या किया है, वोल्ट को जूल पर सेकेंड, जूल पर चार्ज लिखा गया है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला को आप याद करिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क की जगह पर जूल है और चार्ज की जगह पर कूलम है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इस C को आप नंबरेटर में ले जाइए और आप देख पाएंगे कि C स्क्वायर हो गया, और इसको आप जूल छोड़ दीजिए। C स्क्वायर को आप C की जगह पर आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, और स्क्वायर को आप यहाँ छोड़िए और जूल को आप न्यूटन मीटर लिखिए। फाइनली आपको ब्रेक करना है। इवन अगर आपको याद है कि ये जो जूल है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह तो आपको याद रखना ही चाहिए, mL²T-2। ये बैठा दीजिए, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं A स्क्वायर, और ये S की जगह क्या लिखेंगे, T स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये आपको इस तरह से पूरी तरह से आपको सेट होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं दिस इज mL को अलग रखा गया, mL²T-2, और ये A²T², और ये आपका जो रिजल्ट बनने वाला है, the dimension of a capacitance that is equal to m to the power -1, L to the power -2, T to the power 4 and A square A to the power 2. So this is the dimensional formula of capacitance. Unit is farad. चलिए नेक्स्ट टॉपिक we'll study, that is capacitance
ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। पूरे ठंडे दिमाग के साथ हम लोग समझेंगे। आप देख पा रहे हैं एक स्फेयर इस तरह से है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और इस सरफेस में चार्ज ऑलरेडी आपको नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव 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 ऐसा करके, क्योंकि इससे यह कैपेसिटर बना हुआ है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसमें चार्ज को स्टोर करा दिया गया है। लेकिन इस अब है कि चार्ज स्टोर्ड है, इसमें कैपेसिटी आ चुकी है और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो ये सीधे आउटवर्ड ऐसे सीधे इधर जाएंगे और सभी जगह पर आप इस तरह से देखेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह अपने से दूर वाले डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है, क्योंकि फोर्स का भी डायरेक्शन वही होता है। देखिए, इस टॉपिक में जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत आसान है। हमारा कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस को फाइंड करना। हमारा जो टारगेट है इस स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने देख लिया, और यह क्या होता है, दिस इज C = Q/V। सपोज यह जो स्फेयर है इस पर जो चार्ज है उसे हमने कह दिया +Q, यह +Q है, और इसका जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वह है V। इस V को हम लोग से हम लोग लिख सकते हैं, जो फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियोस में, और आप उसको जानना चाहिए क्योंकि हमारा पिछले चैप्टर में ही वो हो चुका है। एंड इट इज़ 1/4πε0 Q/R, यह आपका फार्मूला होता है, और हम पोटेंशियल वाले पार्ट में उस फार्मूले को पुट करेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, जो बहुत आसान होगा। तो हमने देखा पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, और आप इसे इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पर सिंपली पुट कर दीजिए, तो आप देख पा रहे हैं ये Q इस Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा है, याद रखने लायक। एंड इट इज़ 4πε0R। एंड आप कह सकते हैं क्लियरली द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और ε0 भी कांस्टेंट है। इट मीन्स दिस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का क्या एक्सप्रेशन होगा, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर का, जिस पर आपको काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस करने होंगे। आगे जा कर के हमें पढ़ना होगा व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। तब जो भी कैपेसिटर्स वहाँ आपको नज़र आएंगे सभी कैपेसिटर्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और इनका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन कैसा होता है। तो सबसे आसान तरीका है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जानने का, आप सीधे देखेंगे कि कहीं पर आपको इस तरह का सिंबल दिखाई पड़ेगा, एक लाइन इस तरह से, और उसके बगल में एक ऐसा लाइन होगा, और दोनों के एंड पर इस तरह से कनेक्ट किए होते हैं। तो आप इस तरह से समझ रहे हैं कि कैपेसिटर का क्या सिंबल होता है। तो जो भी सिंबल आप देख पाते हैं, दो पैरेलल लाइन और एंड पर कनेक्शन वायर का दिखाई पड़ता है, दैट इज़ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए हम लोग इस पर स्टडी करते हैं, और इस डायग्राम को देख करके आपको याद आ गया होगा, दिस इज़ नथिंग बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। याद रखिए कि ये जो चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आया, तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने बिगिनिंग में आज बात किया है कि इस एंड में ज़रूर बैटरी का पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट रहा होगा, और दूसरी तरफ उसी बैटरी का नेगेटिव चार्ज कनेक्ट रहा होगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इस पर मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा। फिलहाल अभी आप समझ कर रखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में 0 होता है, और इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। इस तरह के टॉपिक को मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो आप सीधे समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगा वह किस डायरेक्शन में उसे फोर्स महसूस होगा, तो वह फोर्स का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव उसे पुश कर रहा होगा और नेगेटिव उसे पुल कर रहा होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं। ये जनरल यहाँ पर कॉन्सेप्ट है।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ लिखे हुए हैं जिन्हें आप समझेंगे, और इस कैपेसिटर में और क्या क्या चीज़ गिवन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वह है स्मॉल डी, और यह जो प्लेट है अपर और लोअर पार्ट में दोनों का जो एरिया है दिस इज कैपिटल ए, ये गिवन है। और हम इस प्लेट में जो चार्ज स्टोर्ड है उन्हें हम इस फॉर्म में बता सकते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं प्लस वाले के लिए एक प्लेट में प्लस है एक में माइनस है, उन्हें हमने लिखा है सिग्मा ए। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज क्यू बाई ए, दैट इज़ द चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा अपने ब्रेन को रिकॉल करिए। आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन प्लेन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन कंडक्टर, ऐसा आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा या प्लेन शीट पढ़ा होगा आपने। तो वहाँ पर आपको जो एक्सप्रेशन मिला था वह एक्सप्रेशन था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए जैसा यहाँ हम देख पा रहे हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल अभी यहाँ पर जीरो क्या है तो ये आपको मैं समझा देता हूँ कि देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले पार्ट में जिसका डायरेक्शन इधर कुछ होगा और इधर वाले का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बाहर वाले एंड में एक दूसरे से अपोजिट होगा और उनका डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कहाँ पर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन द आउटर रीजन अबव द प्लेट एंड बिलो द लोअर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस प्लेट कैंसल आउट। ठीक है, इसका मैं स्पेशल डायग्राम आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो जीरो हो जाते हैं। फिलहाल आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनते हैं इस पार्ट में वो उधर होते हैं और इस नीचे वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से नीचे की तरफ बनते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और वो जीरो हो जाएंगे। अब है कि इनर पार्ट जो भी कैपेसिटेंस बनेगा वह इनर पार्ट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए। सो इन द इनर रीजन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट एड अप। ऐड क्यों होंगे? क्योंकि देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉजिटिव के वजह से भी इधर है और नेगेटिव चार्ज के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के वजह से बना है तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वह हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट, यह हमारा लास्ट पेज है जिस पर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझिए हमारा टारगेट क्या है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। बाहर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर वाले पार्ट में क्या होता है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूज करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे कि उन प्लेट के बीच में क्या पोटेंशियल है। उसके लिए जो फार्मूला होता है वह है ई और उस भी को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। और क्यू तो हमें मालूम है चार्ज क्यू है, लेकिन अगर हम उसे चार्ज पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग दैट इज सिग्मा के रेस्पेक्ट में दिखाना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा ए, क्योंकि सिग्मा होता है क्यू बाई ए और क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये आप समझ रहे हैं अच्छे से। आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमें v पुट करना है यहाँ पर। ये v क्या होगा तो एक रिलेशन है v इक्वल टू ई डी। अभी आपने कई बार आपने देखा है e इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर, तो यहाँ जो r है r की जगह पर d लिखा गया है क्योंकि प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वह है d। और आप लिख सकते हो इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जहाँ पर इनका चार्ज का जहाँ पर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं उनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला है दोनों प्लेट के वजह से इनसाइड द प्लेट एंड इट वाज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसे हमने लिख दिया। अब इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, सीधे इस कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, दैट इज सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस क्यू को आप सिग्मा ए लिख सकते हैं क्योंकि सिग्मा क्या है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम कहते हैं। और यहाँ से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आप रिजल्ट देख पा रहे हैं दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप किसी भी हालत में भूलेंगे नहीं, आपको याद रखना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वेयर ए इज़
area of the plate, d is the distance between the plate, and epsilon naught is permittivity in between the medium of the capacitor. चलिए थोड़ा सा और हम लोग जानकारी कर लेते हैं कि जब आपको यह एक्सप्रेशन मालूम हो गया फॉर्मूला, तो आप समझ सकते हैं कि यह जो कैपेसिटर है, यह जो कैपेसिटेंस मिला हुआ है, यह किन बातों पर डिपेंड करता है। अगर वह पैरेलल प्लेट है तो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो कांस्टेंट होता है परमिटिविटी, ये एरिया है, एरिया पर डिपेंड करेगा। और इस डिस्टेंस पर आपको मालूम है एरिया के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है, न्यूमरेटर में दिखाई पड़ रहा है आपको। एरिया बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, एरिया डबल होगा तो ये डबल हो जाएगा, एरिया हाफ होगा तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ डी की बात करूं तो अगर डी डबल होगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हाफ हो जाएगा। और अगर उनके बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू डबल हो जाएगा। इसी बातों को हम देख पा रहे हैं, सी इज प्रोपोर्शनल टू ए, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, और वी कैन से सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। इससे बेहतर होता है कि हम लोग पढ़ते हैं सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट, दैट इज सी इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये बात भी जानना है कि इस परमिटिविटी पर भी डिपेंड करता है। फिलहाल तो फ्री है, स्पेस फ्री एरिया है, तो उसका अपना परमिटिविटी होता है। लेकिन अगर उस मिड वाले पार्ट में अगर हम कोई दूसरा मीडियम रख दें तो उसका परमिटिविटी चेंज करेगा, या फिर उसके बीच में कोई कंडक्टर रख दें तो उसकी वजह से उसका परमिटिविटी चेंज करेगा। फिर देखिए आपको अभी मैं डिस्कस करूँगा डाइलेक्ट्रिक, एक टर्म होता है, एक टॉपिक जिसे हमें जानना है, जिसे एक कैपेसिटर के मिड में रखा जाता है और इनका जो एप्लीकेशन होता है कैपेसिटेंस फाइंड करने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर मान लिया जाए उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो एक इंसुलेटर होता है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने पर उनके जो चार्ज होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। और बहुत जल्द मैं अभी आपको वो दिखलाने वाला हूँ, तो वो सब चीज़ हम लोग बाद में बात करेंगे। और मेरे कहने का यही मतलब है कि ये परमिटिविटी चेंज कर जाएगा अगर दोनों कैपेसिटर के बीच का मीडियम एयर की जगह पर कुछ और हो जाए, कोई अलग तरह का गैस हो जाए, और कभी कंडक्टर हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, या फिर कोई अलग सा मीडियम हो जाए तो चेंज करेगा। ऑल ओवर कहने का मतलब सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। और ए और डी पर तो आपने समझ लिया। आइए अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैपेसिटर्स होते हैं, एक में आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का स्टोरेज है, एक में नेगेटिव चार्ज का स्टोरेज है, और इनके बाहर वाला पार्ट में कुछ फील्ड लाइंस आप देख पा रहे हैं, इधर भी फील्ड लाइंस है, अंदर वाले में भी फील्ड लाइंस है। जो अंदर होते हैं वह तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होते हैं, ये समझ में आती है और आप ऐसा देख पा रहे हैं। अब आप एक एक लाइन को देखिए, सबसे ऊपर वाले लाइन को देखिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से नहीं बना हुआ ये जो लाइन है या नेगेटिव चार्ज का है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के तरफ होते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज का अट्रैक्शन होता है इस डायरेक्शन में। अगर आप इधर रखते तो इधर होगा, यहाँ रखेंगे तो वह ब्लू वाला जो कैपेसिटर वो अपने तरफ खींच रहा होगा। तो इसको आप देखिए, इधर से यहाँ पहुँचा हुआ है और इधर से यहाँ पहुँचा हुआ है, और जस्ट उसके नीचे पहुँचेंगे तो यहाँ पर आप जो लाइन देख पा रहे हैं, ये सेकेंड लाइन, ये रेड वाले कैपेसिटर के फर्स्ट चार्ज की वजह से बना हुआ है, जो अपने से दूर टेस्ट चार्ज को पुश कर रहा होता है, जिसका डायरेक्शन अपने से दूर की तरफ है, और इधर भी दूर की तरफ कंटिन्यूसली ये बढ़ा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे मिड वाले पार्ट में तो ये एक दूसरे को ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, लेकिन बाहर वाले में क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट डायरेक्शन में, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और आप इस एरिया में बात करिए तो देखिए सभी का एक अपोजिट है जो एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल करेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड इनका जीरो होता है आउटसाइड में। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग साथ साथ थोड़ा डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो आप पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर ही होता है। इंसुलेटर में क्या होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो बाउंड होते हैं, वे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने पर मूव नहीं कर पाते। तो मूव नहीं कर पाते तो क्या होता है, उनके जो चार्ज होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से इन्हें मिल गया है, और इनका स्ट्रक्चर फिलहाल आप ऐसा देख पा रहे हैं। मान लीजिए कि ये नहीं रहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट होते और उनका अपना एक इफ़ेक्ट होता। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज होने का मतलब चार्ज में
चार्ज में कन्वर्ट होते हैं और सेपरेट होते हैं साइड वाइज, इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। और यहाँ पर जो चार्ज का सेटअप है आपस में, वह डिपेंड करता है कि वह किस चार्ज के नज़दीक है। सपोज़ एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो ये पॉजिटिव के नज़दीक में नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और इधर नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव चार्ज का मॉलिक्यूल होगा, और यह पॉजिटिव अपने इसी मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को रिपेल करेगा और वह पॉजिटिव अपने बगल वाले नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और यह सीरीज कंटिन्यूसली बनेगा। और इसके बाद वाले स्लाइड में आप देखेंगे कि आप मिड वाले पार्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जो कि यहाँ बोला गया है नेट चार्ज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज जीरो। सबसे पहले आप देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है, क्यों जीरो होता है, तो आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब ये सभी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, चार्ज जीरो होगा, और चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो मिड पार्ट है जिसको मैंने बताया, इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन जो किनारे हैं एकदम नज़दीक है, क्या यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। आप देखिए इस तरह से, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस नज़दीक है, इन्हें ये अपने बगल वाले चार्ज को काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ होल्ड कर रखे हैं, जो आसानी से हटेगा नहीं, और इनका कॉरस्पॉन्डिंग इन्हें न्यूट्रल करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि प्लेट का जो चार्ज है कंटिन्यूसली बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं जो ख़त्म होने वाले चार्ज है, न्यूट्रल होने वाले सभी का एक काउंटर पार्ट है, और उसका नज़दीकी है पड़ोसी जो है माइनस का प्लस, इस माइनस का एक प्लस, इस माइनस का एक प्लस, यहीं तक कैंसिल होने वाले हैं। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, ये इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और आज के टॉपिक में इतना ही। चलिए, थैंक यू।